गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है जर्मनी में नाजीवाद। फासीवाद के विषय में हमने पिछले वीडियोस में देखा था, जो इटली में ये विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी प्रकार जर्मनी में भी नाजीवाद, जो एक तरह की अधिनायकवादी विचारधारा थी, उसका उदय हुआ। उसके पीछे की क्या परिस्थितियां थी वो शायद आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के जो पश्चात जर्मनी की पराजय हुई और जर्मनी की पराजय के बाद जो वर्साई की संधि हुई, उससे जनता काफी आक्रोश से भर गई थी। वर्साई की संधि ने जर्मनी के सपने भी तार-तार कर दिए थे। इस संबंध में E.H. कार, एक इतिहासकार है, उसने दो विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक में कुछ अपने कोट्स किए हैं। उसने लिखा है कि फ्रांस की पराकाष्ठा का काल जर्मनी के लिए मर्मांतक अपमान का काल था। भूख, अपमान और भविष्य के लिए निराशा, निर्धनता और अनादर की कल्पना में जर्मनी एक छोटे राज्य की स्थिति तक पहुंच गया। और इन सब परिस्थितियों में जब नाजीवादी विचारधारा का उदय हुआ, तो वहां की जनता को नाजीवाद एक आकर्षक विकल्प लगा। सत्ता हड़प करके नाजियों ने केवल जर्मन राजनीति में ही नहीं, बल्कि विश्व राजनीति में भी तहलका मचा दिया। अतः हम नाजीवाद को समझने के लिए थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि नाजीवाद से क्या अर्थ है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल उभरा था और सत्तारूढ़ भी हुआ। इस दल की जो विचारधारा थी वही नाजीवाद कही जाती है। जिस प्रकार फासिज्म जो विचारधारा थी, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा करी थी, उसमें सर्वाधिकारवाद या सर्वसत्तावाद था, उसी प्रकार फासिज्म में भी दोनों ही विचारधाराएं समाविष्ट थी। राज्य और राज्य के प्रतीक स्वरूप अधिनायक को सर्वोच्च और परम समझा गया और उसी का अनुकरण किया गया। शासन सत्ता के समस्त सूत्रों की बागडोर नेता के हाथ में होना, दल में सैनिक अनुशासन होना, युद्ध का उन्माद पैदा करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और आतंक का सहारा लेना, ये सभी नाजीवाद के पर्यायवाची अर्थ है। अर्थात सैनिक अनुशासन को इसने महत्व दिया, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी मनुष्य की, उस पर पाबंदी लगा दी, आतंक का सहारा लिया। तो ये अधिनायकवादी विचारधारा उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जनता को ठीक लगी और जनता ने इसका अनुसरण भी किया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि नाजीवाद के क्या स्रोत थे। नाजीवाद जो विचारधारा थी वो कहाँ से ली गई थी, उस बारे में हम देखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से हुआ। इस विचारधारा को नाजी दर्शन का जो स्रोत था वह फादरलैंड, सर्व जर्मन रोमानवाद, समाजवाद, परंपरावाद, राष्ट्रवाद और प्रशियनवाद सभी में खोजने का प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा फ्रेडरिक महान के सैन्यवाद और दार्शनिक हीगल के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत,
फिक्टे की वीर पूजा, नोबेलिस के शक्ति ही आधार है के सिद्धांत और स्टीवर्ट के आर्य जाति की सर्वोच्चता का सिद्धांत, मार्बेल्स के यहूदी विरोधी सिद्धांत तथा बिस्मार्क, केसर आदि के विचारधाराओं और सिद्धांतों का प्रभाव नाजीवाद पर पड़ा। नाजीवाद के विस्तारवादी और साम्यवादी जो चरित्र था उसके पीछे सर्व जर्मनवाद प्रेरक स्रोत बनी। हिटलर के एक प्रारंभिक सहयोगी थे जिनका नाम था गोटफ्रेड फीडर। उसने 1920 में 25 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था जिसमें नाजी नीतियां का विवरण हमें मिलता है। नाजी नीति, कार्यक्रम, नजरिए और सोच का जो आधिकारिक स्रोत है वह मीन कैम्प है। ये जो मीन कैम्प, जिसे मेरा संघर्ष भी कहा गया है, यह एक आत्मकथा परक ग्रंथ था जो हिटलर के द्वारा रचा गया था। कई बार बच्चों आपसे पूछा भी जा सकता है कि हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है। वह है मेरा संघर्ष या मीन कैम्प। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नाजी सिद्धांत। जो नाजी सिद्धांत है वह कोई व्यवस्थित दर्शन नहीं है। इसे परिभाषित करना भी कोई सरल नहीं है। इसलिए इसे शांति, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद और विश्व बंधुत्व, इनके विरोधी रूप में इसको माना जाता है। मीन कैम्प में हिटलर ने लिखा है कि श्रेष्ठ संविधान और राज्य का रूप वह है जो अत्यंत स्वाभाविक निश्चय के साथ राष्ट्रीय समुदाय के श्रेष्ठ मस्तिष्कों को अत्यंत महत्व और प्रभाव के स्थानों पर स्थापित करता है। हिटलर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्रत्येक नेता का अधिकार अपने से नीचे वालों के प्रति और उत्तरदायित्व ऊपर वाले के प्रति होना चाहिए। उसने लिखा कि सबलों को शासन करना चाहिए और दुर्बलों पर अधिकार उनको करना चाहिए। शासन भी श्रेष्ठ शक्ति के हाथ में होना चाहिए। जो आर्य श्रेष्ठता थी वही नाजीवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु था और यहूदियों के प्रति घृणा इसका परिवर्तित रूप था। 25 सूत्रीय कार्यक्रम मीन कैम्प में है जो नाजीवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है, आत्मनिर्णय के अधिकार के अंतर्गत सभी जर्मनों को एक महान जर्मन राज्य में संगठित करना होगा। दूसरा, जर्मनी को अन्य राज्यों के समान अधिकार मिले। वर्साई की संधि एवं सेंट जर्मन की संधि की समाप्ति हो। तीसरा है, केवल जर्मन रक्त के लोग ही नागरिक है, यहूदी नागरिक नहीं। नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले, नागरिकों को आजीविका का अवसर मिले और भोजन की अगर कमी हो जाए तो विदेशियों को वहां से निकाला जाए। सभी नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य समान माने जाए। भारी उद्योगों में राज्य लाभ प्राप्त करे। वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल की उचित व्यवस्था हो। एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग का निर्माण हो। देशद्रोहियों, सूदखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। जर्मनी के कानून लागू हो। प्रत्येक प्रतिभा संपन्न व परिश्रमी जर्मन युवक को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। मातृत्व कल्याण केंद्र की स्थापना की जाए और नवयुवकों के लिए व्यायाम व खेलकूद की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय सेना का भी गठन हो और जर्मन भाषा के समाचार पत्रों का जर्मनों द्वारा ही प्रकाशन किया जाए। तो इस प्रकार ये नाजी सिद्धांत थे जो मेन कैम्प में जिनका वर्णन है। अब जो नाजी विचारधारा है
उस पर हम दृष्टि डालते हैं तो, और नाजी कार्यक्रमों में जो हम दृष्टि डालते हैं उसमें ये मुख्य रूप से है कि नाजी जो विचारधारा थी उसमें मुख्य रूप से जो परिश्रमी जर्मन युवकों को एक तरह से सैन्य दल के रूप में उनको संगठित किया गया, उनको इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया कि एक मजबूत सेना का निर्माण हो, राष्ट्रीय सेना का निर्माण हो, उच्च शिक्षा का उनको अवसर मिले। तो ये सारे नाजी सिद्धांतों में और उनकी विचारधारा और उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित है। धन्यवाद।